तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिल रहे आरक्षण पर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन क्या यह खबर इतनी भर है? क्या वाकई में मसला आरक्षण का ही है? यह आरक्षण आगे भी लागू रहेगा, मगर इसके पीछे कई सवाल छिपे हैं। मैं आरक्षण को लेकर बहस के मूड में हम इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पीछे छिपी है बेरोजगारी और नौकरी। 5 जजों की बेंच ने 3-2 से आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। 3 जजों ने आरक्षण के लिए संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया। वहीं चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस आरक्षण के खिलाफ अपनी राय भी रखी। मैं असल मुद्दे पर आऊं, नौकरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर आऊं, लेकिन उससे पहले आरक्षण की इस गहराई को समझना होगा कि पूरा मामला है क्या। दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन किया था, याद होगा आपको। और इसी की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और 5 जजों की पीठ ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में मैराथन सुनवाई हुई और लगभग 7 दिनों तक यह सुनवाई चली और अब यह फैसला आया। मगर हमारा सवाल बड़ा है। सवाल यह है कि जब सरकारी नौकरियां ही खत्म हो रही हैं तो इसका आरक्षण मिलेगा किसे? किसे मिलेगा आरक्षण? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, और जो आपकी स्क्रीन पर भी होगा सवाल यही कि जब सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, तो आरक्षण मिलेगा किसे? सवाल यह भी कि आखिरकार देश में आरक्षण अब सिर्फ और सिर्फ एक गुलाबी तस्वीर है क्या? सवाल यह भी कि आरक्षण तो मिला, नौकरी मिलेगी क्या? क्या हुआ रोजगार के अधिकार का? क्या इस पर भी होगी बहस? आज इसी पर करेंगे हम चर्चा और पूछेंगे सवाल। लेकिन सबसे पहले 3 बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक अनामत के आधार पर जो फैसला दिया है वो सही में पूरे समाज को स्पर्श करता हुआ फैसला है। भारत में कई जगहों पर अनामत को लेकर काफ़ी आंदोलन हुए हैं। गुजरात में भी ऐसा एक आंदोलन हुआ था और उस टाइम सरकार ने जो निर्णय लिया कि 10% आर्थिक अनामत के आधार पर अनामत दी जाए, और इसी हिसाब से सरकार ने जो डिसीजन लिया था उसके अगेंस्ट में काफ़ी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की बंधारणीय बेंच ने जो फैसला दिया है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आधार पर भी जो कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको EWS कैटेगरी कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान की शुरुआत बिहार ने ही की थी, और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये एक कैटेगरी, ये एक श्रेणी बनाई थी आरक्षण देने के लिए कि विभिन्न जातियों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको हम 10% आरक्षण देंगे। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सही कहा है, तो इसका तो सीधा अर्थ निकलता है कि बिहार सरकार की सोच बिल्कुल सही थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था,
राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी? तो यही एक सवाल है और इन सवालों के इर्द गिर्द एक बड़ी बात यह है नौकरी की, रोजगार की, एक अदद रोजगार की। मैं सीधा रुख कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कंचन द्विवेदी जो कि बीजेपी का चेहरा है। कंचन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रश्मि नागर जी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ वकील हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रश्मि जी इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। इस फैसले के मायने जरा हम समझना चाहेंगे आपसे, और ताकि मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाऊं जो हमारा मूलतः सवाल है। लेकिन पहले जरा इस फैसले के मैं मायने समझना चाहूंगा। आरक्षण मिल गया, यह बात बिल्कुल साफ है, लेकिन नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी यह दूसरा सवाल है। मेरा सवाल वही है कि इस फैसले के मायने क्या है? सर, ये फैसला जो 103 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था 2019 में, जिससे कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 ऐड किया गया था, जहां हमने पार्लियामेंट में बोला था कि जो आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एक्सक्लूडिंग द SC, ST एंड OBC, उनको आरक्षण देना, 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए फॉर जॉब, गवर्नमेंट जॉब एंड इन एडमिशन। एंड ऑल्सो इसमें जो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट हैं, उनमें भी स्टेट हैज द पावर टू give direction to these institutions to get the admission of economically weaker section societies of general category। तो यहाँ पे जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, इसमें 5 जज की बेंच ने अपना व्यू एक्सप्लेन किया है, जिसमें 3:2 के रेशियो से ये जो 103 अमेंडमेंट थी इसको अपहेल्ड किया गया। नहीं रश्मि जी, ये बात तो मैं समझ रहा हूं, ये बात तो पूरा देश जान रहा है, लेकिन इसके बाद बदलाव क्या होगा? जरा आम भाषा में हमारे जरा दर्शक हैं उनको ये समझाइए कि आखिरकार इस फैसले के बाद बदलाव क्या होने वाला है। बदलाव सर, आप जैसे देख ही रहे हैं, इसमें SC, ST, OBC को एक्सक्लूड करके किया गया है। तो जो जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं, जिनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज इतने नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पाती हैं इन एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के उसमें सोसाइटी उसमें फील्ड में, कि वो आगे आके पढ़ सके, एडमिशन ले सके, उन बच्चों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन मिलेंगे और उसके बेसिस पे वो रोजगार की आगे उनके मौके बढ़ेंगे। यानी कि एक बड़े फैसले के रूप में इसे देखा जा सकता है। जी, एक बहुत बड़ा फैसला है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, क्योंकि SC, ST, OBC में पहले ही क्रीमी लेयर को बाहर करके एक्सक्लूड करके OBC को कोटा दिया गया था। ठीक, तो रश्मि जी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे ही ज्यादा इसमें फोकस किया गया। ठीक, रत्नाकर जी और DK पॉल साहब, DK पॉल आम आदमी पार्टी से हैं और रत्नाकर जी कांग्रेस से हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। कंचन जी, मैं तो इस पूरी बहस को देख रहा था, समझ रहा था, हर जगह तुमने ये किया, तुमने नरसिम्हा राव सरकार में ये किया, हमने ये किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, हम ये कर सकते थे लेकिन हमने क्यों नहीं किया। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जिस मूलतः सवाल में इंटरेस्ट है मैं उस पर आऊं, लेकिन उससे पहले रत्नाकर जी, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, क्योंकि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मुझे मालूम है, लेकिन मेरी आवाज मेरे सहयोगी तक पहुंच रही है ये भी मेरे लिए बड़ा प्रश्न है। पहले मैं जरा चेक कर लूं मेरी आवाज मेरे सहयोगी तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। उदित राज जी का ट्वीट होगा और मैं अपने PCR सहयोगी से चाहूंगा कि प्लीज जरा उसको प्ले करिएगा। उदित राज का ट्वीट जी, उदित राज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, अब भी कोई शक? आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% ही होगा, सीमा संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन जब SC, ST, OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% सीमा का हवाला दे दिया जाता था। ये रत्नाकर जी,
रत्नाकर जी प्लीज स्क्रीन पर। ये सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो समय समय के हिसाब समय समय से जो संविधान में संशोधन होते रहते हैं और आपने देखा है कि जिस तरह से देश जब आजाद हुआ उस समय गरीबी की स्थिति क्या थी और धीरे धीरे जो उन्नति किए उसमें कुछ पिछड़े वर्ग जो है वो पिछड़े रह गए और कुछ सवर्ण जो है वो आगे मतलब उन्होंने उनका धन धन से परिपूर्ण थे, वो सारी चीजें थी। रही बात जो उदित राज की जो ट्वीट की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उदित राज जी जो है वो एक तो दलित समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके समाज के प्रति कुछ भावनाएं हैं और उन्होंने अपने भावनाओं नहीं, तो उनको अधिकार है, मतलब आप भी मानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है? उसको अगर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक बयान के रूप में आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आप नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूं। उदित राज के बयान को व्यक्तिगत लीजिए, उसको कांग्रेस का स्टैंड मत मानिए, लेकिन रहेंगे वो कांग्रेस के नेता। मैं उदित राज जी के बयान को क्या मानूं? उदित राज जी कांग्रेस पार्टी में वो एक नेता है, लेकिन इसके पहले वो अपने समाज के भी नेता हैं जो दलित अच्छा, तो समाज से आते हैं। मतलब वो दोनों सर, और रही आजकल वो मेरी बात पूरी कर ले दीजिए। नहीं, आपकी बात जितनी मैं समझ पाया, मुझे ऐसा लग रहा है वो आजकल वो सूर्य कुमार यादव चल रहा है ना, जैसे कि यहाँ भी हिट करेगा वहां भी हिट करेगा, 360 डिग्री है एंगल पर। आप लोगों का वही हिसाब है कि भैया यहाँ भी रखेंगे कदम और वहां भी रखेंगे, कंफ्यूज रहो। मैं बात पूरी कर लूं अपनी, बात पूरी कर लूं अपनी जी। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा का भी स्टेटमेंट ट्वीट उठाकर जरा चला दीजिए अपने टीवी पर। उन्होंने जो हरियाणा की पूर्व अध्यक्षा रह चुकी हैं, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि आज समय की मांग है कि गरीब सवर्ण जो है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। रत्नाकर जी, मैं नरसिम्हा राव ने जो संशोधन किया, मैं उसके जो प्रस्ताव दिया मैं उस पर भी आ जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, उदित राज के बयान को मैं किस नजरिए से देखूं? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का वो कोई आधिकारिक बयान नहीं है। अगर आधिकारिक बयान होगा तो वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्फत जाएगा या फिर जयराम रमेश के मार्फत जाएगा। अच्छा, तो उदित राज को आपने किस लिए रखा है? सुनिए, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं अपनी बातों को रखने का पूरा मौका दीजिए, ठीक है? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके विरोध में नहीं रही है और कोई भी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका है हमारी, उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबको सर्वमान्य है और उसका हम आदर करते हैं। रही बात उदित राज की, तो वो एक दलित समाज के नेता है, वो अपनी भावनाओं को उजागर कर सकते हैं और भारत में कोई भी अपनी भावनाओं को उजागर कर सकता है, उनको छूट है, ऐसा नहीं है। और रही बात, सुन लीजिए, और उनको छूट है इस तरह का कहने का कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। हमारे पार्टी, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, हर नेता अपनी बात को स्वच्छंदता से रख सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जो आला कमान ने बोला, हाई कमान ने बोला वही सिर्फ बोलेंगे। हमारी भावनाएं हम व्यक्त नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। भावना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, मैं इसलिए पूछ रहा था। नहीं, उनका वो व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत मैं समझ रहा था, ये व्यक्तिगत। और मैं आपको आगे भी बता देना चाहता हूं कि जो गरीब सवर्ण का जो 10% आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला ठहराया उसका हम स्वागत करते हैं। साथ में हम ये भी चाहेंगे कि जो बैकवर्ड क्लास है, SC ST क्लास है, उसका जो आरक्षण है उससे संवैधानिक छेड़छाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि जो गरीब, वंचित, पिछड़े, शोषित जो समाज है उस समाज का कल्याण भी होना चाहिए, उनको भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट है। बच्चा गरीब का हो, काम रोजगार मिले, चाहे वो किसी वर्ग का भी हो। जी, मैं मूलतः सवाल पे आ रहा हूं। कंचन मैडम, कैसे हैं आप? दुआएं हैं आपकी सर। दुआ तो मैडम ऊपर वाले की, मैं नहीं, दुआ आपकी है, बाकी ईश्वर का आशीर्वाद। नहीं, सबका मालिक एक है ना। तो मैं आऊं जरा मुद्दे पर। ये सुबह से बहस चल रही। आपसे निवेदन कर लूं कि मुझे आवाज थोड़ा कम मिल रही है, प्यार से बोलिए। नहीं, मेरी आवाज आएगी आप तक। मेरी आवाज अक्सर गूंजती है, अभी गूंजेगी। नहीं, अभी मुझे कम मिल रही है आवाज कम मिल रही है। मैडम को ऑडियो प्लीज परफेक्ट। तब तक हम गुफ्तगू शुरू करते हैं, मैं ठीक करवाता हूं। कंचन मैडम, मेरा इंटरेस्ट इसमें कोई नहीं है कि क्या फैसला आया, क्या नहीं आया, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। मेरा एक मूलतः सवाल है,
और इस मूलतः सवाल में मेरा ये सवाल है कि जब नौकरियों का जिक्र हो रहा है, आरक्षण का जिक्र हो रहा है, आरक्षण मिला, अब नौकरी भी मिलेगी क्या? एक छोटा सा मूलतः सवाल है, इसके पीछे का भाव मैं आगे आपको बताऊंगा। आरक्षण मिला, नौकरी मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि नौकरी जो जरूरत है तो देश की चीजों के लिए आवश्यक है, विभागों के लिए आवश्यक है, लोगों के लिए आवश्यक है, तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? वरना अगर नौकरी नहीं होगी तो सरकारी नौकरी कौन करेगा और सरकारी पैमाने कौन भरेगा, पद कौन भरेगा? तो आप मुझे बता सकती हैं कि देश में सरकारी नौकरी में पद कितने खाली पड़े हैं? पद, हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र में पद खाली पड़े हुए हैं, तो उन सारे पदों को भरना भी है और धीरे धीरे उन सारी चीजों 8 साल में आपकी सरकार ने कितने पद भरे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो कहेंगे तो फिर 2 साल इसको कोरोना से भी हटा दीजिए। मैं 2 साल कोरोना के भी हटा देता हूं। आपकी सरकार में कितने विज्ञप्तियां हैं और कितनी आपने नौकरियां दी? बिल्कुल, नौकरियां हो या फिर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप नौकरी को और ये जो हमारे रोजगार है, हम दोनों को अलग कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं सरकारी नौकरी की बात करूं क्योंकि मसला आरक्षण का है। सब मिक्सअप कर देते हैं और फिर लोग कहते हैं रोजगारों का वादा किया और नौकरी नहीं दी। नहीं, कंचन जी, मैं आरक्षण का मसला है इसीलिए सरकारी नौकरी पर सरकारी कुछ भी काम हो, पद हो, उन सारी चीजों के हिसाब से लोगों को काम मिल सके, लोग काम कर सके, खाली ना बैठे, ये रोजगार का मतलब होता है। कंचन मैडम, आरक्षण का मसला है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि सरकारी नौकरी आपने कितनी दी? नहीं चावला सर, सरकार क्यों इस पर पीठ थपथपाएगी? सरकार का तो इसमें जो भी है वो सब चीजें जस्टिस का है और उन्होंने फैसला किया है। ये कहने वाले मैडम, तो संशोधन आप लेकर आए ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ 103वें संशोधन में आपने पहल की या फिर नरसिम्हा राव सरकार में पहल हुई? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आपने सरकारी नौकरी कितनी दी? नहीं, ठीक है सर, किसने पहल की? पहल करना अलग बात है। पहल तो ये भी हुई थी कि नहीं ये पास ही नहीं होना चाहिए, विरोध भी तो हुआ ना उसका, तो जजेस चाहते तो उनको भी करेक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो सही था, जो सत्य था, उसको करेक्ट किया गया और वो फैसला आया तो ये जजेस के ऊपर डालिए। जजेस इसमें उनको ये सारा श्रेय जाना चाहिए। कंचन मैडम, आप मुझे घुमा रही हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट, मैंने कहा ना, मैं इस विषय में पढ़ना ही नहीं चाह रहा कि कोर्ट का क्या फैसला आया, कोर्ट ने क्या फैसला दिया। ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट, इंडिया वॉइस का इंटरेस्ट उन बेरोजगार युवाओं के साथ है जो इस वक्त नौकरी की तलाश कर रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? प्लीज इसको ऑफ करिए, प्लीज ऑफ करिए, प्लीज ऑफ करिए, 1 मिनट जी। कंचन जी, भारत में मैं आपको बताता हूं मैं क्यों मुद्दा लेकर आया। भारत में कुल रोजगारों का 4% भी सरकारी क्षेत्र में नहीं है। भारत में कुल रोजगार का 4% भी सरकारी क्षेत्र में नहीं है। चीन और अमेरिका जैसे दूसरे देशों में सरकारी क्षेत्र का रोजगार प्रतिशत 10% है। भारत में पहले ही एक तो नौकरी कम है, मेरी बात को समझिएगा, भारत में पहले ही नौकरी कम है, ऊपर से 1 करोड़ के आसपास पद खाली पड़े हैं। 40 लाख तो खुद वरुण गांधी ट्वीट कर चुके हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आरक्षण तो मिला, लेकिन नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम उसी में उलझे हुए हैं कि इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, लेकिन भाग्य में किसके क्या आया, ये सवाल है मूलतः। और जो पद खाली पड़े हैं वो पद भरे नहीं जा रहे। मैं गलत तो नहीं पूछ रहा ना? एक सेकंड, मैं जवाब देती हूँ। चावला जी, जब जो चीज आपको अभी तक क्या लगता था कि ये आरक्षण हो सकता है या फिर ये जो जिन चीजों पर विरोध चल रहा था कि आरक्षण हट जाना चाहिए, जब ऐसी चीजों का भी समाधान बीच रास्ते से निकाल करके जजेस लेकर के आए हैं या जिन लोगों ने ये सामंजस्य बनाया हुआ है, तो विचार करो कि इन सारी जो चीजें करनी ही है वो क्यों नहीं पूरी होंगी। और उनकी शुरुआत तो हो ही रही है, चाहे फिर वो सरकार किसी भी बात से। आज देखिए ना कंचन जी, सरकार आरक्षण को लेकर, मैं इस बात को समझना चाह रहा हूं, सरकार आरक्षण को लेकर हवा में बॉक्सिंग तो नहीं कर रही है। हवा में बॉक्सिंग हो रही है कि भैया देखो हम तो कर रहे हैं, लेकिन मिल किसको रहा है? सवाल तो ये है ना, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे मैडम। आप कह रहे हैं कि भैया हमने तो कर दिया, देखो देखो देखो, लेकिन मिला किसको? मेरा मूलतः सवाल ये है।
और फर्स्ट पॉइंट जो ये मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सरकार ने नहीं किया है, जजस ने किया है। दूसरी बात, ये जो कार्य जिसने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट को ही इसका सारा का सारा श्रेय देना चाहिए मेरे हिसाब से। उन लोगों ने ये फैसला किया है क्योंकि हमें संविधान के हिसाब से चलना है और ये चीजें संविधान के हिसाब की है। बाकी दूसरी बात, ये जो आप बार बार कह रहे हैं मुझसे कि नौकरी नौकरी नौकरी, तो नौकरी कब कहा कि सरकार नौकरी नहीं देगी? कब मना किया नौकरी नहीं देगी? रोजगार नहीं देगी। रोजगार के भी साधन बनाए जा रहे हैं। मैडम, मैं 14 करोड़ रोजगार की बात नहीं कर रहा, 8 साल में 16 करोड़ हो गए। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ सरकारी नौकरी पर स्थिर हूँ। मुझे बस एक जवाब दीजिए कि आपको ये चाहिए कि युवाओं को काम मिलना चाहिए या ये चाहिए कि सरकारी विभाग में मिलना चाहिए? दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आप क्लियर करेंगे कि सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें या ना करें? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब केवल इतना सा है कि हर एक व्यक्ति, हर युवा जो भी है, वो अपने काम में होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेटेशन में हो। मैडम, जो सरकारी नौकरी के लिए अपनी जिंदगी खपा देता है, अपनी जवानी खपा देता है, क्या वो नौकरी का हकदार है कि नहीं? मैं इतना पूछ रहा हूँ। प्राइवेट चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, देखा जाए। ठीक, सरकार फिर ये आरक्षण का मूलतः सवाल क्या है? जब प्राइवेट की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आरक्षण की बात कर रही हैं आप। नहीं, देखिए फिर वही बात, आप वहीं घूम फिर के आ जाते हैं। आरक्षण का मुद्दा ठीक है, बाकी अगर एक बात कहें कि ठीक है, मैं कोर्ट का सम्मान करती हूँ जो भी हुआ, बाकी अगर व्यक्तिगत बात करूं तो ये जो पूरा आरक्षण है वो आय के हिसाब से होना चाहिए, ये तो जातिगत हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत पहल है। कंचन जी, जो हुआ उसका कंचन जी, मैं आपके सामने आ गए क्योंकि मैं अभी डीके पॉल साहब के पास जा रहा हूं, क्योंकि मैं कभी बहस करता ही नहीं हूं। बहस तो है, तमाम न्यूज चैनल में चल रहा है ना, बीच में लड़ा दो, टकरा दो, भिड़ा दो, और फिर एक तो ऐसे ऐसे करके कहता है कि मैं राष्ट्रवादी हूं। मतलब आपस में गेस्ट को लड़वा रहा है, कहता है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, हैं? तो ये मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम चर्चा करते हैं, बहस नहीं करते। डीके पॉल साहब, अभी मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा। देश के भीतर अभ्यर्थियों के मेडिकल तक हो गए, मेडिकल हो गए। वो बेचारे दक्षिण से लेकर उत्तर तक पैदल पद यात्रा करते रहे, किसी ने नहीं दिखाया उनको, किसी ने नहीं दिखाया, उनकी आवाज तक नहीं उठाई, पैर में छाले रह गए, बच्चों ने आत्महत्या कर ली, नौकरी नहीं मिली। अभी मैं उदाहरण रखूंगा आपके सामने, लेकिन डीके पॉल साहब, स्टैंड क्या है आप लोगों का ये आरक्षण को लेकर? आजकल तो लंबी लकीर खींच रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हम मोदी जी से लंबी लकीर खींच के दिखाएंगे, जितनी खींचेंगे उससे लंबी खींचेंगे हम। आपका स्टैंड डीके पॉल? देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत बार हमारे नेता केजरीवाल जी ने क्लियर किया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पहली बात तो आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करती है। विरोध कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। दूसरी बात मैं जोड़ देता हूँ, आपकी बात नहीं जोड़ देता हूँ जी। देश के अंदर केवल सरकारी नौकरियों का ताला तोड़कर युवाओं को वेलकम करने वाली एक ही पार्टी है देश के अंदर, वो है आम आदमी पार्टी। मतलब जिसने ये प्रूव किया है कि हम सरकारी नौकरियों के धोतक हैं, हितैषी है। क्योंकि अगर देश में सरकारी नौकरियां खत्म करने की बात आएगी तो देश की सीमाएं कहां बचेगी? देश का युवा बेरोजगार हो जाएगा, पलायन करेगा देश से भी, अभी तो राज्यों से पलायन कर रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम 10% क्षेत्रीय इस आरक्षण का भी स्वागत करते हैं और हम उम्मीद ये करते हैं कि अपने अपने राज्यों में सरकारें अपने अपने राज्यों में इसको मजबूती के साथ में लागू करें, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, फैसले को। यानी मोदी सरकार ने जो कदम उठाया आप उसके साथ हैं? नहीं, ये मोदी सरकार का, मोदी सरकार ने तो सरकारी नौकरियों को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन, हमारी बहन बोल रही थी आपको। क्यों? अभी कंचन जी बता रही थी 103वें संविधान संशोधन का फैसला किसने लिया? देखिए, 103 संविधान के फैसले पर अगर ये लोग कुछ करते तो लोकसभा में करते ना, लोकसभा में सरकारी नौकरियों का पटारा खोल के दिखाते ना, वहां पर निर्णय लेते ना। सुप्रीम कोर्ट को आखिर क्यों करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट को ही अगर करके ये उसके आधार को अपना आधार बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, याचिका तो कोई आप भी जाके डाल देते ना याचिका। मसला ये कंफ्यूज हो रहे हैं आप। मसला ये है कि आप लोगों का स्टैंड क्या है, या फिर वही केजरीवाल हिट एंड रन? नहीं,
आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसका स्वागत करते हैं। तो मैं और वही तो अभी आपसे स्वागत पूछ रहा हूं, नहीं यानी करेंगे। कि आप मुझसे कह रहे हैं ना कि आप मोदी सरकार ने जो भी फैसला लिया संविधान संशोधन में आप उसके साथ हैं, आप मुझे घुमा क्यों रहे हैं? नहीं, ये कोई फैसला कोई भारत की सरकार ने लोकसभा में थोड़ी ना लिया है। फिर किसने लिया है? ये फैसला तो केजरीवाल जी ने लिया सुप्रीम क्या? कोर्ट- संविधान संशोधन सरकार ही करती है। संविधान संशोधन किसने किया? बिल्कुल ठीक है, उन्होंने संशोधन क्या किया है। आप आम आदमी हम पार्टी के सुप्रीम कार्यालय में कोर्ट हुआ के क्या संविधान निर्णय पर संशोधन? अब तो लागू कराने की बात है ना सर। डीके पॉल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं संविधान संशोधन क्या आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हुआ क्या? नहीं, वो लोकसभा से होता है, वो बिल्कुल लोकसभा से होता है। लेकिन जो फैसले आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों आ रहे हैं? वो फैसले लोकसभा से, ठीक है, माना कि संशोधन किया, उन्होंने एक व्यवस्था लागू की। सर फैसले सुप्रीम कोर्ट से क्यों आ रहे हैं? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? याचिका मेरा दायर करेगा साथ- तो कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। बिल्कुल आएगा, उसका स्वागत है। मैं बार बार कह रहा हूं उस बात को। बात यह है कि ये लागू करने वाली सरकारें कितने मजबूती के साथ में लागू करेंगी, मैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। हम इसके हितैषी है कि इसके रत्नाकर जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रत्नाकर जी जनता को, प्लीज जल्दी से नौजवानों क्विक को रिएक्शन, फायदा फिर मिले। मुझे एक ब्रेक भी लेना है। पहली चीज चावला जी, मैं आपको बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने रिजर्वेशन को नौकरी से जोड़ा है। ये रिजर्वेशन एक अलग चीज है। बहुत सारे टीवी चैनल्स पे मैंने डिबेट किया जो जहां पे कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे लोग, लेकिन आपने रिजर्वेशन को एक बहुत बढ़िया तरीके से नौकरी से जुड़ा है। मेरी बहन अभी बहुत सारे आंकड़े चूंकि दे नहीं पाई, मैं इनको आंकड़ा दे देता हूं। आज देश में 60 लाख सरकारी नौकरियों का पद खाली है, जिसमें 30 लाख पद जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास खाली है। वो रिक्त पद क्यों नहीं भर रहे हैं? थोड़ा ये भी बता जरा दीजिएगा कि भारतीय अपने जनता टाइम पर पार्टी को आपने लोग कितने बताएं। भर दिए थे पद? ठीक है। दूसरा, नहीं, मुझे ये प्रतिवर्ष भी 2 इसका करोड़ भी आंकड़ा देते जाइएगा। जरा सुन लीजिए महतरमा, जरा सुन नहीं, लीजिए, इसका भी मेरी बातों को आंकड़ा पूरा हो जाने दीजिएगा, दीजिए। क्योंकि आपके आंकड़े पास दे तो कोई रहे हैं। जवाब था नहीं, आपको नहीं, कंफ्यूज हो रही थी, मैं आपसे प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पा रही मेरे थी। पास कोई चावला जवाब जी नहीं को जरा है, शांत कराइए या म्यूट कराइए ऑडियो। हूँ कि मुझे इस बात का भी जवाब दे 5 दीजिएगा साल कि में आपने 5 कितने पद साल भरे में थे और देश कितनी नौकरियां दी थी? में ये आंकड़ा भी थोड़ा देते जाइएगा। 2 करोड़ नहीं, मुझसे नौकरियां जो है चालाकी खट नहीं गई है। सर, मुझसे नहीं, आप थोड़ा ये भी आंकड़े रखिए। नहीं, और अगर ये इनका आंकड़े ये आप तरीका जानते हैं बहुत तो ये भी गलत है। जानते ये होंगे। चावला जी इनको जरा यहाँ एक पर ही आदमी बटन पर बोले, रख दीजिएगा एक ही आदमी बोले, ये डिबेट का तरीका नहीं है। ये इनका मैंने बार बार अभी देखा, तो ये नहीं बीच हो में रहे तो हैं। इनको आता तो है ये नहीं, कांग्रेस में इनको चलता कुछ होगा, कोई लेकिन ज्ञान मैं तो है नहीं, कोई आंकड़े तो इनके पास रहते नहीं है। और ये सिर्फ बोलना जानती है बीच में। अगर कोई बात कह रहा है तो उसको संजीदगी से पहले मैं नहीं सुनना जानती चाहिए। हूँ, आप जानते हैं ना, तो इसको भी रखिए हाँ, ना तो कि संजीदगी से केवल जरा बीजेपी सुन के लीजिए। मैंने जानते आपकी हैं, बातों को बहुत कांग्रेस अच्छे तरीके से कांग्रेस सुना। के भी मोहतरमा जानने जरा चाहिए शांत रहिए आपको। प्लीज, कांग्रेस रिक्वेस्ट के है, नहीं आप जानते शांत हैं, रहिए। आप क्या शांत रहिए? चावला जी, मैं तो चावला जी, इतना इस तरह से जानती हूँ डिबेट नहीं होगी। एक मिनट डीके पॉल जी, डीके पॉल जी, नहीं रेफरी मत बनिए डीके पॉल जी, वो भूमिका हाँ, मेरे इनको पास जरा रहेगी। चुप एक कराइए, मिनट मैं कंचन इनको जी, आंकड़े इनके आईना कंचन दिखा जी देता एक हूँ। मिनट, एक एक करके प्लीज नहीं, अपनी बात को रखिए। चावला जी, कंचन जी मैं बस आपके मेरी पास एक ही आऊँ। बात है। कंचन एक जी बात प्लीज, इनसे कहलवा दीजिए कि ये अगर ये वाले आंकड़े रख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की कंचन जी, आईना कंचन जी दिखा रहा सवाल हूँ। पूछने का अधिकार तो मेरे पास रखिए ना। मुझे मालूम है मुझसे किसी क्या सवाल पूछना है, वो इतना ठीक है, भरोसा ये रखिए। रुक जाइए मुझे भी जानना है, ये आंकड़े इनसे ले लीजिएगा। कंचन मैडम, एक मिनट प्लीज प्लीज। सीएमआई रिपोर्ट जानती है आप क्या होता है? नहीं नहीं, जानती, आपको सब आप पता ही जानते नहीं है, हैं। आपको जानकारी नहीं है, इसलिए सब मैं आपको जानते हैं बता रहा हूँ। आप। जानकारी आप ले ही लीजिए आप कांग्रेस मेरे भी से। तो सब जानती आप है, मेरे गरीबी से कैसे जानकारी हटाई ले जाएगी, कांग्रेस लीजिए। जानती है। देश में कांग्रेस कितनी जानती है कि सरकारी गरीबों को कैसे नौकरियां जब हटाया पूछा जाएगा, जा रहा है कांग्रेस आपसे, जानती है कि तो आपके किस पास प्रकार की आंकड़े सरकारी नहीं है। नौकरियां दी जाएगी, आप कांग्रेस बताने में जानती है, राहुल अक्षम गांधी है जानते हैं, कि सोनिया गांधी देश जानती में है, कितनी कैसे सरकारी लोगों को खत्म किया सरकारी पद जाएगा। खाली है। तो वही तो जानते हैं। आपको क्या जानकारी है ये बता दीजिए मुझे। मुझे Please, आपको कोई please. जानकारी है नहीं तो सुन लीजिए जरा मेरी बात। आपकी पूरी जानकारी आपका आईना दिखाने का पूरा मुझे मौका है। हम लोग चावला जी मैं इनको बता देता हूँ, देश में आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि 45 करोड़ जनता जो युवा वर्ग है आज नौकरी तलाश करना छोड़ चुकी है और 60 लाख पद खाली है। उनके लिए ये क्या कर रहे हैं? सारे सरकारी संस्थाओं को तो ये प्राइवेट हाथों में सौंप दे रहे हैं, तो सरकारी नौकरियां रहेंगी क्या? कंचन मैडम प्लीज प्लीज, मैं रश्मि जी के पास नहीं जा पा रहा हूं। एक मिनट सबका ऑडियो नीचे। मैं इस तरह की बहस नहीं करता हूं प्लीज। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं चर्चा करना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, समझिए। 10% आरक्षण की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। मसला यहां तक सीमित नहीं है जिस पर आप लोग अपनी पीठ राजनीतिक तूतू में बहस को उलझा रहे हैं। मसला युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है, जिस मूलतः सवाल पे अभी भी मैं टिका हुआ हूं। मैं उदाहरण के साथ आऊंगा। रश्मि जी आपके पास ब्रेक ले रहा हूं, मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। एक ब्रेक ले रहा हूं, इस ब्रेक के उस पार कुछ और उदाहरण का हम जिक्र करेंगे जहां पर परीक्षा अगर होती है, वैसे तो होती नहीं, अगर होती है तो इसमें सालों लग जाते हैं।
रिजल्ट अगर आ गया, पेपर लीक नहीं हुआ, रिजल्ट अगर आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ब्रेक के उस पार उदाहरण के साथ। तो आरक्षण मिला, नौकरी मिलेगी क्या? आज इसी सवाल के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। मैं इस चर्चा की शुरुआत आगे रश्मि जी आपके साथ करना चाहूंगा। जो ये राजनीतिक तू मैं से इतर, मूलतः सवाल नौकरी का है। आरक्षण की बात हम करते हैं, लेकिन नौकरी की बात हम भूल जाते हैं। जिस तरह से ये आरक्षण को लेकर राजनीतिक दल लड़ते हैं, मेरा सवाल थोड़ा हटके है, हो सकता है कि कई लोगों को हंसी भी आए। ये जो आरक्षण को लेकर राजनीतिक दल लड़ते हैं, कोर्ट तक को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि ये जातिवादी है। लेकिन आज तक मैंने किसी राजनीतिक दल को रोजगार के अधिकार के लिए लड़ते हुए नहीं देखा। रोजगार के अधिकार को लेकर लड़ाई कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा। यह नहीं कहता कि रोजगार तो सबका अधिकार है, यह कानून लेकर आओ, इस पर लड़ाई लड़ो। वो कहता है कि नहीं, ये जातिवादी, ये 10% को क्यों दिया, ये 15% को क्यों दिया, हम आरक्षण में लड़ रहे हैं। रोजगार को लेकर कोई नहीं लड़ रहा। मेरा सवाल यह है रश्मि जी। जी सर, इसमें ये है कि आप यहाँ पे जो रोजगार जुड़ेगा हमारी शिक्षा से। जब शिक्षा कम रहेगी तो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, क्योंकि उनको अपने पीछे चलाने के लिए लोग मिल जाएंगे। अब क्या है, आरक्षण के लिए ये लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि इनको मुद्दा चाहिए जनता से वोट लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वो किसी के अधीन नहीं है, ना सरकार के और ना ही किसी उसमें। हर गवर्नमेंट को चलाने में 3 चीजों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है: लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर, और जुडिशरी। सबकी सेपरेशन ऑफ पावर जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे उसका, सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को उसको एग्जीक्यूट करने का, और जुडिशरी को उसको कानून का अगर कोई वायलेशन होता है तो उसको रोकने का अधिकार। अब यहाँ क्या है, लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, नहीं मिला, उनका किसी वजह से, तो लोगों को लगता है कि हमें भी राइट मिलना चाहिए, आरक्षण हमें मिलना चाहिए कि हमें नौकरी में और ज्यादा हमें आगे योगदान, हम लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। अब उस प्रायोरिटी को लेकर ये हमारे रिट पिटीशन फाइल हुई है। अब इससे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, किसी को कमी नहीं होगी। जो 50% ऑलरेडी कोटा दिया हुआ था, उसके अलावा ये 10% ये किसी के राइट को खत्म नहीं कर रहा है। नहीं, बात तो यही, सवाल तो यही, संशय यही है ना कि पैमाना क्या होगा। सर, पैमाने का तो पॉलिटिकल पार्टीज बता सकती है, लेकिन बच्चे तो हर बार एग्जाम के लिए भरते हैं। एडमिट कार्ड 1 साल बाद आता है, कभी कहते हैं कि अभी एग्जाम कैंसिल हो गया, अब 6 महीने बाद होगा। अच्छा रश्मि जी, एक बात मैं और आपसे समझना चाहूंगा। 25 सितंबर 1991, अगर मैं सही हूं तो यही शायद वो तारीख थी जब नरसिम्हा राव सरकार ने भी इसी तरह का प्रस्ताव लेकर आई, आरक्षण के फैसले को रोक लगा दी गई। लेकिन इस बार क्या आधार था? जो मोदी सरकार के जो संविधान संशोधन की बात थी, उसको बल मिला और उसे सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया। सर, इसमें जो बल मिला है वो इसमें की जो रिजर्वेशन जो चीज होती है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेट का एफर्मेटिव एक्शन दिखाने का टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया टू मेक द equality, to promote the equality in opportunity, equal opportunity in job, in admissions and everything. तो ये असल एक्शन है स्टेट का, वो इसलिए है कि जो क्रीमी लेयर्स को हटा के ओबीसी को दिया गया था रिजर्वेशन, उसी तरह जनरल कैटेगरी में भी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको ऊपर लाने के लिए। जब आपने एक पहले रिजर्वेशन हमारा इसमें मंडल कमीशन के आधार पर जो हुआ था, उसमें जो रिजर्वेशन के बाद हमारे जो चेंजेस आए हैं, जब SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया, उससे उनको जॉब की, तो हमारी जो पॉपुलेशन 70% जो पॉपुलेशन थी दैट इज कंटेन्ड SC ST एंड OBC, तो वो रिजर्वेशन देने के बाद उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी।
अब यही सोचा जाए कि जनरल कैटेगरी में तो बहुत वीकर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए इस 10% रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक, और मैं यही एक इसको बात कानून कंचन जी, बनाकर कंचन जी, implement मैं किया। रश्मि जी आऊं आपके पास। कंचन जी, जी मैं अभी भी मूलतः अपने उसी सवाल पर हूं। जिनको मिला आरक्षण उनको मुबारकबाद, डबल डबल मुबारकबाद, 10% मेरी तरफ से और मुबारकबाद। लेकिन मूलतः सवाल अभी भी वही है कि जब सरकारी नौकरियां ही खत्म या कम हो रही हैं तो फिर यह आरक्षण मिलेगा किसे? आप कहेंगे ये कैसा बेतुका सवाल है। इसका एक आधार मैं आपको देता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सेक्टर जो सिर्फ 4% रोजगार देता है, इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकारी क्षेत्र में लंबे समय से खाली पद पड़े हुए हैं, यह सब जानते हैं। सार्वजनिक रूप से सरकार ने भी इसे स्वीकार किया और अब 1.5 साल में 10 लाख पद भरने का ऐलान देश के प्रधानमंत्री ने किया। संगठित क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने की दर, ध्यान से सुनिएगा, 3.32 से लेकर लगभग 4% से लेकर लगभग 3% तक पहुंच गई है। तभी मैं कह रहा हूं कि जब सरकारी नौकरियां ही खत्म हो रही हैं या कम हो रही हैं तो यह आरक्षण किसे मिलेगा? मेरा यह सवाल है। कंचन जी, बहुत साधारण सी भाषा में मैं कहूंगी, आपने बहुत विस्तृत कर दिया, लेकिन साधारण भाषा ये है कि ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सरकारी नौकरियां खत्म कैसे हो सकती है? और अगर मैं पहले से लेकर के अभी तक की बात करूं तो जितनी सारी नौकरियां कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में नहीं दी हैं, वो हमारे 2014 से अभी तक पूरा हो गया है। चाहे मैं सपा की बात कर लूं तो सपा ने जितनी पूरी अपने कार्यकाल में नहीं दे पाई। जो आपके राज में पद खाली पड़े हैं तो मैं ये क्यों ना मानूं? कंचन जी, आपके पास कोई आंकड़ा है? कह रहे हैं कि रोजगार मेला के फैलाने की बातें करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं। अब रोजगार की शुरुआत भी हो गई है और नौकरियों की भी शुरुआत हो गई है। मैडम, जब 8 साल, मैं एक बात, नहीं, आप रोजगार दे रहे हैं या आश्वासन दे रहे हैं, ये भी बता दीजिए। नहीं, आपने कहा 1.5 साल में 10 लाख रोजगार। एक मिनट अगर भरने का कंचन जी मेरी बात सुनिए। कंचन जी, वादे 8 साल में इन्होंने पूरे नहीं किए, अभी आने वाले 2 साल में पूरे कर देंगे क्या? 8 साल में वादे नहीं पूरे किए। 1 मिनट रत्नाकर जी, 1 मिनट प्लीज, रत्नाकर जी प्लीज। आने वाले 2 साल में चीजें चावला जी, अगर ये मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं प्रश्न उठाऊंगा। नौकरियों की जरूरत, व्यापार की जरूरत जब तक जीवन है तब तक रहेगी। ऐसा कभी आपने जो दोषारोपण किया है मैडम कांग्रेस के ऊपर, आप आंकड़े जरा बता दीजिए। आपके पास कितने आंकड़े, कितना रोजगार दिया है आपने? रत्नाकर जी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट रत्नाकर जी प्लीज, कितना रोजगार दिया है? रत्नाकर जी प्लीज 1 मिनट। कंचन जी कितना रोजगार दिया है? कंचन जी प्लीज 1 मिनट। कंचन जी, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपसे ज्यादा हमारा पॉइंट होगा। कंचन जी मैं मान, कंचन जी सुन तो लीजिए। कंचन जी प्लीज 1 मिनट। रत्नाकर जी का ऑडियो नीचे, रत्नाकर जी का ऑडियो 1 मिनट। कंचन जी बहस में नहीं पढ़ते, कंचन जी बहस में नहीं पढ़ते हैं, कंचन जी बहस में नहीं पढ़ेंगे, कंचन मैडम बहस में नहीं पढ़ेंगे। अगर इन्होंने दिया होता तो 2014 में जनता ने आपको थोड़ी ना मौका दिया होता, है ना? भगवान राम की कृपा से आप ही को मौका मिला। आप ही ने कहा कि है हर साल 2 करोड़ रोजगार। अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा मूलतः सवाल यह है कि जो पद खाली पड़े हैं और जो नौकरी आप देने की बात कर रहे हैं कि हम भैया 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दे देंगे, इस हिसाब से अगर 1.5 साल में 10 लाख नौकरी, 1 साल में ऑन एवरेज 8 लाख नौकरी दे पाते तो 8 साल में एवरेज लगा लीजिए कम से कम 50 लाख नौकरी आप दे देते। तो वो क्यों नहीं दी गई? फिर वही बात सर, नौकरी और रोजगार दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, मैं नौकरी की बात कर रहा हूं। जब सरकारी पद खाली पड़े हैं तो नौकरी क्यों नहीं दिया आपने? 2.35 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक तौर पर जा रहा है, या फिर मुद्रा योजना के हिसाब से देख लीजिए, या फिर कहीं पर भी जो भी रत्नाकर जी, जो भी योजनाएं हो रही है वो सब हमारे ही लोगों के लिए तो हो रही है। मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया। मुझे तो मालूम ही नहीं था रोजगार और नौकरी में फर्क होता है। मुझे तो अभी मालूम चला, लिटरली अभी मालूम चला। देखिए आम जनता को कितना बरगलाने का ये लोग काम करते हैं। मैं आपको एक वस्तु स्थिति बता रहा हूँ।
जो अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले सरकारी नियुक्ति पत्र जो दिया था लोगों को, और मीडिया में बहुत चला था, वो लोगों को दिखाया गया कि सरकार जो है जागरूक हो गई है, अभी नौकरी दे रही है। उसमें सच्चाई क्या है पता है? उसमें सच्चाई ये है कि जो 2019 में जिसकी नियुक्ति हुई थी उसको भी नियुक्ति पत्र 2022 में मोदी जी द्वारा दिया गया। तो आज तो परिस्थिति ये है कि इन्होंने क्या कितने नौकरियां दिया है ये आप, मुझे लग रहा है कि आप द्वेष की भावना से देख रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दे रही है तो आपको दिक्कत हो रही है। अब सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। मैं एक मिनट, सबके लिए तराजू बराबर है, मेरे लिए यहाँ कुछ ऐसा नहीं है ना। जो सत्ता में होता है सवाल उससे किया जाता है, इसलिए मैं कंचन जी से दूसरे सवाल कर रहा था रोजगार के। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो फैसला नरसिम्हा राव सरकार प्रस्ताव लेकर आई थी, मैं सही हूं ना, 1991 में 25 सितंबर का दिन था, कांग्रेस ने पहल की थी इस बारे में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप जनता को यह तो बताइए कि जब उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो 25 साल तक आप चुप क्यों बैठे रहे? 25 साल तक चुप क्यों रहे? अगर ये जायज था, जिसको लेकर आज आप कह रहे कि मेरी पीठ थपथपाओ क्योंकि हमने किया था 1991 में, तो 25 साल तक आप जब सत्ता में रहे तो फिर चुप क्यों रहे? देखिए, ये नरसिम्हा राव के सरकार में भी किया गया था और मनमोहन सिंह सरकार में भी इसका पहल किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कर पाए लोग, ये दिगर बात है। लेकिन अगर कहीं पे भी आप सुनिए, हम प्रयासरत थे उस चीजों के लिए कि क्योंकि जो गरीब सवर्ण बेचारे हैं, जो टैलेंटेड हैं, बुद्धिमान हैं, जो योग्य हैं, उनको अगर मौका नहीं मिलेगा तो वो समाज में पिछड़ जाएंगे। तो हम ये वस्तु स्थिति हम इसको समझ रहे थे और हमने उसको एक प्रारूप तैयार किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। वो किसी कारणवश से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जो 2019 में ये किया गया, ये बधाई के पात्र है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बधाई के पात्र हैं कि वो गरीब सवर्णों को, और हमने कभी इस चीज का विरोध नहीं किया, हमने बल्कि सरकार को की प्रशंसा की है। 25 साल चुप रहे तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? इस तरह से अगर नरसिम्हा राव सरकार के बाद आपने क्या किया, क्या पहल की, क्या कसरत की जो आप इसको धरातल पर उतार पाते, तो आप भी तो कुछ एफर्ट नहीं कर रहे थे ना? वो सारी चीजों कोर्ट में रोक लगा दी गई सारी चीजों पे। तो आपको पता है कि जब कोर्ट में रोक लगा दी जाती है चीजों पे, तो उससे आगे कुछ नहीं किया जा सकता। फिर तो वो संविधान संशोधन करके ही उसको पारित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका तो मोदी सरकार ने इसमें बाजी मार ली, ये कवायद कर रहे थे, मोदी सरकार ने बाजी मार ली। जी देखिए, ये बात है कि मनमोहन सरकार करे चाहे बीजेपी सरकार करे, कहीं न कहीं समाज हित में अगर ये चीजें किया जाता है तो वो स्वागत योग्य कदम है। अल्टीमेटली जो है जनता को फायदा होना चाहिए, और गरीब समाज, गरीब सवर्ण जो है वो कहीं पिछड़ रहा था, तो उसको 10% अगर रिजर्वेशन मिलता है तो ये निश्चित रूप से उसके फायदे के लिए। और समाज में देखिए, ये संविधान के मूल भावनाओं के लिए, मूल भावना जो होती है कि सबको न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, और वो मूल भावनाओं को दर्शाती भी है ये फैसला। तो हम इसका स्वागत करते हैं। डीके पॉल जी, बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं। डीके पॉल जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा हटके है। आजकल आप लोग जिस मिजाज से चल रहे हैं राजनीति में, उसी से ही मेरा जुड़ा हुआ सवाल है। बताइए। कहा यह भी जा रहा है कि ठीक गुजरात चुनाव से पहले जो नतीजा आया है उससे बीजेपी को फायदा होगा। अब इसका तोड़ क्या होगा? जैसे 2.5 किलो की माला आजकल रुद्राक्ष की पहनकर गले में केजरीवाल जी मंदिर जा रहे हैं, अगर भगवा पहना दे तो महामंडलेश्वर दिखाई देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जी। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो आपने जो दांव खेला था कि भगवान जी की फोटो लगा दो, लक्ष्मी जी की लगा दो, गणेश जी की फोटो लगा दो, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उसका घाव जो है, वो मरहम जो है उस पर ये लगाएगा स्वर्ण वाला। अब रुद्राक्ष की माला पहनकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं जवाब दूं? जी मैं जवाब दूं, आप सुनने की भी हिम्मत रखिएगा, क्योंकि आप निश्चित रूप से उन सरकारों को कहीं ना कहीं बल देने, मुझे दिखता है कई बार कि जो सत्ताओं में है और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको आप खासतौर से बल देते हैं। मैं बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी संविधान के किसी भी फैसले को स्वागत करती है। मैं अपनी पूरी बात कर लूं तब आप बीच में बोलेगा। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, मतलब मैं सरकार से सवाल नहीं करता, आप मुझे ये कह रहे हैं? नहीं, आप सवाल करते हैं लेकिन ज्यादा समय उनको देते हैं। आप हमको भी समय दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, समय की बात कर रहे हैं। सत्ता में आओगे तो सत्ता से सवाल करते हुए आपको बिठाकर सवाल पूछूंगा। आप करिए सवाल, आपका अधिकार है सवाल करना, लेकिन जवाब देना। हाँ, मेरी आदत है, मैं सत्ता से सवाल पूछता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। बहुत अच्छी बात है, हम भी सत्ताओं में हैं। जिस दिन सत्ता में आओगे तो ज्यादा वक्त दूंगा। हम भी जवाब देने के अधिकारी हैं, आप हमसे भी सवाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी जिस दिन सत्ता में आएंगे, ठीक है पॉल जी, आपको जवाब दूंगा, आपसे ही सवाल पूछूंगा।
मेरा एक निवेदन है, बस आप मुझको 30 सेकंड दे दीजिए, लेकिन पूरे दे दीजिए। प्लीज आरोप मत लगाइए, जो आपकी भूमिका है प्लीज उसको प्लीज। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान की प्रक्रियाएं आ गई हैं सामने, उनको अमली जामा पहनाना है राज्य की सरकारों ने और केंद्र की सरकार ने। केंद्रीय सरकार ने तो जो उनके अधीन जो संस्थाएं थी, उन्होंने उनको प्राइवेटाइजेशन की ओर कर दिया है, और उनकी प्रवक्ता कह भी रही है, आप सुन भी रहे हैं उस बात को गंभीरता से। बात राज्यों पर आती है, राज्यों में लागू कराना उन लोगों का काम है जो सत्ता में आसीन है। और मैं कह रहा हूं कि हम संविधान की प्रक्रिया, आरक्षण से कोई भी हो, जो संविधान की प्रक्रिया है, हम उसके अधीन पंजाब के अंदर सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी देश में एक ऐसी मात्र सरकार है, जाओ जो 2 राज्यों में है, और वहां पर हम सारे संविधान के जो जितने भी प्रक्रिया है, आरक्षण है, वाला है, है, सबको उसका बराबर बेनिफिट हम पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार में दे रहे हैं, प्रमाणित करके, दिखा करके, खाली बातों से नहीं। जो लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, पॉल साहब, इनको आम आदमी पार्टी का ये करारा जवाब है। पॉल साहब, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, डीके पॉल साहब, हर डीके पॉल साहब, आपको मैंने बोलने का पूरा मौका दिया। एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। दिल्ली में 8 साल में आपकी सरकार ने कितनी सरकारी नौकरियां दी? देखिए, आज मैं आपके सामने आंकड़ा नहीं रख सकता हूँ। क्यों? 7 सालों में 12 लाख नौजवान। अभी रख दीजिए। मेरे कार्यक्रम में एक और सुविधा है फोनो फ्रेंड की। केजरीवाल जी को मिलाना है, मनीष सिसोदिया जी को मिलाना है, सौरभ भारद्वाज जी को मिलाना है, किसी भी जी को आप फोन मिला सकते हो। मेरे कार्यक्रम में फोनो फ्रेंड की सुविधा है, मिला लीजिए। मैं बिल्कुल, आज मैं चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन 12 लाख नौजवानों को दिल्ली की सरकार ने नौकरियां दी है। ओहो, 12 लाख सीधे सरकार से 12 लाख सरकारी नौकरी बांट दी आपने। नौकरियों की काउंटिंग में अभी आपके सामने नहीं रख सकता। नहीं, डीके पॉल जी, 12 लाख सरकारी नौकरी बांट दी। नहीं आया, मैं अगली बार जब आऊंगा मैं आंकड़ा दूंगा आपको दिल्ली के। हाँ, मेरे मुंह पे आंकड़े मारिएगा और बोलिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, अभी दूध का दूध पानी का पानी करिए। अपने प्रवक्ताओं को फोन करके पूछिए हमने कितनी नौकरी दी दिल्ली में। आप मुझे समय देंगे? मैं आपको अभी समय देता हूं, मिलाइए, फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है। देखिए सर, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती, आम आदमी पार्टी ईमानदारी पर बात करने वाली पार्टी है। सर, हर बात पे जेब में से सर्टिफिकेट निकाल लोगे, ईमानदार हैं हम सारे चोर हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हर सवाल पूछूंगा नौकरी पर, आप कहोगे लो जी हम तो ईमानदार हैं और सारे चोर हैं। डीके पॉल जी, मेरा सवाल नौकरी को लेकर था, आपने जेब में से निकाल लिया, देखो हम तो ईमानदार हैं जी, हम सारे चोर हैं क्या? नहीं सर, हाँ, आधे लोग चोर हैं जो झूठ बोलते हैं, हाँ, झूठा परसेप्शन फैलाते हैं। हाँ, ये बात सही कही। और जो ऐसा परसेप्शन फैलाते हैं, ये बात सही कही। एक मिनट, ना मॉडल कितने स्कूल बना रहे और कितने नहीं, कंचन जी छोड़ दीजिए। कंचन जी सवाल मुझे पूछने दीजिए। कंचन जी 1 मिनट हो गया, राजनीतिक तू मैं नहीं। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। मैं 1 मिनट, कंचन मैडम, सवाल के जवाब आप ही को देने हैं, रुक जाइए। वो लोग विपक्ष में हैं, जो विपक्ष से जवाब मांगते हैं वो कहीं और बैठे होते हैं। 1 मिनट रश्मि जी, जरूरत नहीं है सर, आप अपने आंकड़े दीजिए जहां आपकी 2 राज्यों में सरकारें हैं। जी, सबसे हिसाब आंकड़ों का ही होगा। 1 मिनट रश्मि मैडम, कितनी हमने नौकरियां दी हैं सर? रश्मि मैडम, देखिए, संविधान के हिसाब से खाने का अधिकार भी है, पढ़ने का अधिकार भी है और पढ़ने के साथ साथ इलाज का अधिकार भी है ना? तो देश में युवाओं को रोजगार का अधिकार क्यों नहीं है? क्या एक संवैधानिक नजरिए से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है? मेरा सवाल, भले ही आप लोगों को मजाक लग रहा हो, मैं आरक्षण की लड़ाई में पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो रोजगार, मूलतः जो सवाल है वो रोजगार का है। संविधान के नजरिए से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है? सर बिल्कुल लड़ा जा सकता है। आप ये बताइए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड इन वर्क, इक्वल पे, इक्वल वर्क, तो ये सब चीजें जो राइट्स हमारे हैं वो संविधान में इसीलिए रखे गए हैं
सारे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हमें यही राइट देते हैं कि हम अपने कोई भी राइट, जैसे हमारा बेसिक से बेसिक राइट, आप ये बताएं हवा पानी तक का तो राइट होता है। हवा भी रोक दे कोई तो हम दूसरे के अगेंस्ट मुकदमा करने को तैयार हो जाते हैं कि मेरे घर की हवा रुक गई इसने यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी। तो ये तो हमारे मौलिक अधिकार हो गए सर। पढ़ना, नौकरी, खाना, एक अच्छी जिंदगी। तो ये जो अच्छी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी तो रोजगार ही हो गया ना सर। राइट। नौकरियां होंगी तो इंसान अच्छे जीवन यापन कर पाएगा। मैं एक बात, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये लोगों को ऊपर उठाने के लिए है, किसी भी तरीके से हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई नहीं दिया है। नहीं, बिल्कुल सर्वोच्च बिल्कुल न्यायालय का बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है कि उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को उन्होंने ऊपर किया है। रत्नाकर जी, मैं आपके पास आऊं। मैंने एक जिक्र किया था शुरू में एक उदाहरण का। मैंने कहा था कि एक उदाहरण है। मैं क्यों ऐसे मुद्दों को जनता के बीच लेकर आया, क्यों इतना बोरिंग टॉपिक देश का बेरोजगारी, रोजगार है। चाहते तो हम भी ये हिंदू मुसलमान पे करवा दो, लड़ा दो, टकरा दो, भिड़ा दो ना। मैं जानता हूं ये देश का सबसे बोरिंग टॉपिक है रोजगार, नौकरी। लेकिन कंचन जी, मेरे सामने एक उदाहरण है और अगर उस उदाहरण को आप लोग अस्वीकार कर दे तो मैं इस चर्चा को यहीं खत्म कर दूंगा। आप लोगों ने सुना होगा एसएससी जीडी 2018, एसएससी जीडी 2018, हजारों अभ्यर्थियों का मेडिकल हो गया। मेरे भाव को समझिएगा, हजारों अभ्यर्थियों का मेडिकल होने के बावजूद उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। कई अभ्यर्थी आज की तारीख में ओवर एज हो चुके हैं। जिनका मेडिकल हो गया था, ज्वाइनिंग होनी थी, वो ओवर एज हो चुके हैं। मैं क्यों इस प्रश्न को लेकर आया, उसकी हकीकत मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि परीक्षा का नतीजा ही चौथे साल में आया था। हम किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? 10% आरक्षण की अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा का नतीजा चौथे साल में आया 2021 में। और अभ्यर्थियों का हाल यह हुआ कि पैर में छाले पड़ गए, सैकड़ों मील पैदल चले और उन्हें नौकरी तक नहीं मिली। हम लड़ रहे हैं आरक्षण की लड़ाई, लेकिन जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको नौकरी तक नहीं मिली। और आप कह रहे हैं कि हमारी पीठ थपथपाओ, आम आदमी कह रहे हैं कि हमारी पीठ थपथपाओ, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि हमारी। अब बताइए मैं किसकी पीठ थपथपाऊं? बोलिए कि गलत बोल रहा हूं। अगर है आप लोगों के अंदर हिम्मत तो बोलो कि तिलक चावला तुम गलत बोल रहे हो। कंचन जी, ये था मेरा मूलतः सवाल। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी और मैं ऐसी पार्टी से बिल्कुल नहीं आती हूँ जहाँ पर झूठ का ठप्पा लगाया जाए। जैसे कि मैं भी सुन रही थी कि दिल्ली में 12 लाख नौकरियां दी गई, तो वही आपने रामचरितमानस में एक चौपाई सुनी होगी, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी बातें हुई हैं या जो भी कहा गया संकल्प पत्र में जो भी रहा है, रामचरितमानस में यह भी कहा था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्लीज कंटिन्यू। 2 करोड़ नौकरी कभी ना मिल पाए, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष कभी ना मिल पाए। अगर अग्निपथ ला दिया तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर हमने परमानेंट नौकरियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे 3 साल के लिए लोगों को भर्ती करना, ये एक मिनट रत्नाकर जी, युवाओं को लेके जा रहे हैं। रत्नाकर जी प्लीज एक मिनट। कंचन जी, मेरा यही तो सवाल था कि आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, नौकरी की तो बात ही नहीं कर रहे। और जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको क्या नौकरी मिल रही है? जो आरक्षण जैसा मुद्दा जहाँ से कुछ नहीं मिल रहा था, जो अब समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था कि क्या उनके अधिकार मारे जाएंगे या फिर क्या कभी सवर्णों को अपना हक ही नहीं मिलेगा। जब ऐसे मुद्दों पर बीच से रास्ते निकल सकते हैं सर, तो ये तो बिल्कुल नाजायज बात है कि रोजगार नहीं मिलेगा। कंचन जी, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि हमने 370 कर दिया, हमने जो है राम मंदिर बनवा दिया, आपने तमाम कदम उठाए, बहुत अच्छी बात, मुबारकबाद मेरी तरफ से भी, रत्नाकर जी की तरफ से, डीके पॉल जी की तरफ से भी। भले ही अधूरे मन से दे, लेकिन मुबारकबाद वो दे रहे हैं, मैं दिलवा दूंगा। लेकिन एक काम और करवा दीजिए, एक काम महंगाई कम कर दो। फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। कंचन मैडम, एक मिनट, कंचन मैडम सवाल ले लीजिए ना। रत्नाकर जी सवाल पूछ लूं, एक मिनट। कंचन मैडम,
इनसे सब- कहिए कि अपना मुंह बंद करके पहले नहीं नहीं, ठाकुर सबका को मुंह खाली बंद हो करना जाएगा, बंद कर दें, सबका अपना मुंह काम बंद हो कर जाएगा। दें। एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। जवाब नहीं रहेगा तो हम प्रश्न पूछते रहेंगे। आपके पास कोई जवाब नहीं है किसी चीज का। चलिए, नहीं पूछ रहा सवाल। कंचन जी, मैं तो तो चाह रहा था कि आप लोग रोजगार का अधिकार भी ले आए, बात ही खत्म। बिल्कुल चावला जी, आप जान रहे हैं कि सारे काम हो रहे हैं, अभी इन्होंने गिनवाया, बस रोजगार का अधिकार भी ले आइए ना। चलिए, कि 3 तलाक जैसे मुद्दे थैंक सफल यू। हो गए, थैंक यू। 370 वक्त जैसे इजाजत नहीं मुद्दे दे रहा, सफल हो गए। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, हमें सिर्फ इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए, मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन मूलतः सवाल यही कि रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है कि नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रश्मि मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को समझाया। लेकिन नौकरी मिलेगी, आरक्षण मिल गया तो नौकरी मिलेगी क्या, यही हमारा सवाल था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।